स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी का एक नया टॉपिक, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर एक पूरी सीरीज़ के अकॉर्डिंग पूरी एनिमल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे। उसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले डाइजेशन का मतलब क्या होता है। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन। सो द डाइजेशन is the conversion of complex macromolecule into simple micromolecule। तो बच्चों, डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन दो टाइप का होता है। तो हमारा डाइजेशन जो है दिस इज टू टाइप। First is intracellular and another is extracellular. So first is intracellular digestion and another is extracellular digestion। अगर हम यहाँ पर बात करें इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की, तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का मतलब है सेल के अंदर डाइजेशन होगा। अगर ये कोई सेल है तो इसके अंदर हमारा डाइजेशन होगा। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब है कि सेल के बाहर डाइजेशन किया जाएगा। जैसे कि अगर ये कोई सेल है और ये मान लो ल्यूमन है और इसमें हमारा फूड है, तो यहाँ से डाइजेस्टिव जूस बाहर निकाले जाएंगे और फिर उनका डाइजेशन किया जाएगा। ओके। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये हमारे पास कोई एक सेल है। दिस इज सपोज दैट, या फिर मैं सही से बना देता हूँ। मान लो ये कोई हमारे पास सेल है। तो सेल है तो वैसी बात है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है। मान लो कि इसने एक फूड को अंदर इंटेक किया। दिस इज ओवर फूड। तो बेटा, जब इसने फूड को अंदर एंटर किया तो ये जाके मिलेगा फेगोसोम से, लाइसोसोम से एक्चुअली, और यहाँ पर होगा फेगोसाइटोसिस। दिस इज सपोज लाइसोसोम, दिस इज ओवर लाइसोसोम। तो यहाँ पर ये जाके इससे मिलेगा और यहाँ पे हमारा होगा
फेगो लाइसोसोम। ठीक है, तो इस प्रकार का डाइजेशन हमारा इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के लिए सपोज दैट दिस इज आवर सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल। अब क्या हुआ, हमारे पास आए डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सॉरी, एक मिनट। सपोज दैट दिस इज our digestive enzyme. This is our digestive enzyme. ठीक, तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा, सपोज दैट दिस इज ओवर कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, सपोज दैट this is our complex मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसको कन्वर्ट कर देंगे सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स में। सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स में। तो यहाँ पर जो डाइजेशन होगा उसमें एंजाइम्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। बेटा आगे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, नाउ वी विल टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक, ओके स्टूडेंट, सो वी विल टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो सबसे पहले डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है और उसके बाद ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ रेक्टम के थ्रू एनस में जाता है। ठीक, तो ओके स्टूडेंट, तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले मान लो कि हमने फूड को देखा। सपोज दैट दिस इज योर फूड, दिस इज जब हमने फूड को यहाँ पर देखा तो so this is our food and this is the tongue. This is the tongue of this person. तो बेटा खाने को देखकर सपोज दैट suppose that this person has released saliva
ओके, खाने को देखकर इसके सलाइवा रिलीज हुआ। सलाइवा रिलीज कहाँ से हुआ? तो सलाइवा वाज रिलीज फ्रॉम salivary gland. So this is salivary gland. Suppose that this is salivary gland. salivary gland ने सलाइवा क्यों रिलीज किया? ओके, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा क्यों रिलीज किया? क्योंकि जब तक फूड नहीं होता जब तक तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज नहीं करती है। तो ऐसा क्या हुआ कि खाना देखा या फिर खाने को हमने स्मेल किया जिससे सलाइवा रिलीज हुआ। तो बेटा ये रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन की वजह से, एंड दिस एसिटाइल कोलिन वाज रिलीज फ्रॉम द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व, और इसी को ही हम वेगल नर्व भी बोलते हैं। तो इसने विज़न के थ्रू या फिर स्मेल के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्व दैट इज़ वेगल नर्व से एसिटाइल कोलिन रिलीज किया, एंड दिस एसिटाइल कोलिन विल वर्क on salivary gland, and this salivary gland was release saliva। ठीक है। अब अगर हम बात करें ईसोफेगस की, तो ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। दिस इज द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद आता है स्टमक, और स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, that is duodenum, jejunum and ileum। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये रेक्टम बाद में एनस के थ्रू ओपन होता है, और फिर जो भी वेस्टेज है उसको बाहर डंप कर दिया जाता है। ठीक है। ओके बेटा, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि ग्लैंड कौन कौन सी यूज़ में आती है। ओके, इफ वी हैव सी दैट व्हाट आर द ग्लैंड दैट यूज इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो द फर्स्ट ग्लैंड इज salivary gland। ओके, द फर्स्ट ग्लैंड इज salivary gland। salivary gland की अगर हम बात करें तो ये रिलीज करेगी सलाइवा। उसके बाद आती है हमारी लीवर, दिस वन इज ओवर लीवर। लीवर के बाद आती है हमारी लीफ लाइक ग्लैंड, जो कि ड्यूडेनम के यहाँ पर होती है,
and this is pancreas. Okay, this is pancreas. अब अगर हम बात करें बकल कैविटी की, now we will talk about बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में बेटा हमारे पास सबसे पहले पाए जाएंगे टीथ। बकल कैविटी में हमारे पास सबसे पहले होंगे टीथ। टीथ आर 4 टाइप्स, 4 टाइप्स के हमारे पास टीथ होते हैं। सबसे पहला है कैनाइन, उसके बाद है मोलर, उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, और उसके बाद आते हैं इंसीजर। इफ वी टॉक अबाउट कैनाइन, तो कैनाइन हेल्प करते हैं भोजन को काटने में, ओके, कट करने में ये हेल्प करेंगे बेटा। हेल्प इन टीयरिंग, दिस बोथ आर हेल्प इन ग्राइंडिंग, एंड इंसीजर विल हेल्प इन कटिंग। तो मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। ये हेल्प करेंगे, एक सेकेंड इसको थोड़ा डार्क, ओके। सो कटिंग में दिस बोथ आर हेल्प इन ग्राइंडिंग, एंड दिस इज हेल्प इन टीयरिंग, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल डाइजेशन भी होता है। इफ यू टॉक अबाउट डाइजेशन, तो डाइजेशन हमारा यहाँ पर 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज मैकेनिकल डाइजेशन and another is chemical digestion। ठीक है, अगर बेटा हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो हमारे पास तो यहाँ पर 4 टाइप के टीथ हैं, these 4 types। But if we talk about insect, तो इंसेक्ट में 3 टाइप के टीथ होते हैं। इंसेक्ट हैव 3 टाइप ऑफ टीथ। फर्स्ट इज mandibles, another is maxilla, and another is labrum। अगर हम बर्ड्स की बात करें, तो बर्ड्स के पास सिर्फ गिजार्ड होता है, और अगर हम बात करें स्नेल के पास, तो स्नेल के पास हमारे यहाँ पर रेट्यूला होता है, क्रिस्पिंग लाइक ऑर्गन, ठीक है, रेड्यूला। अब अगर हम यहाँ पर बात करें टंग की, तो टंग का काम होता है बेटा
Mixing of food with saliva. सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम होता है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास 3 टाइप की है। पहली है सबमैंडिबुलर, दूसरी है पैरोटिड एंड तीसरी है सबलिंगुअल। सलाइवा की अगर हम बात करें तो सलाइवा contain salivary amylase, and this salivary amylase will help in the digestion of starch and glucose. बेटा अगर एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना, कि अगर फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए तो उसको बोला जाता है बोलस। उसको क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है, अब बात करते हैं स्टमक की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टमक की। ओके, so we will talk about stomach. सबसे पहले आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि स्टमक के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, फंडस, पाइलोरस और बॉडी। मेनली तो 3 ही होते हैं। सो दिस इज ओवर एलिमेंट्री कैनाल, सपोज दिस इज ओवर या फिर ईसोफेगस। यहाँ पर होता है बेटा एक इंस्पेक्टर, दिस इज दैट इज कार्डियक इंस्पेक्टर। This is the first part, this is the second part, and यहाँ पर होता है हमारा another inspector that is pylorus inspector. इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद this is over small intestine, and it continue in the large intestine. मैं रफ डायग्राम यहाँ पर आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पर अगर हम बात करें
तो दिस इज द लीवर एंड दिस इज ओवर गोल ब्लेडर, ठीक है। एंड दिस इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पैनक्रियास। This is pancreas and this is liver. ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेल्स पाई जाएगी। इन सेल्स को बेटा अगर हम जूम करके देखें, इन सेल्स को अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पर सबसे पहली लेयर होती है म्यूकोसा की। उसके बाद वाली लेयर होती है सब म्यूकोसा की। उसके बाद होती है एक लेयर सर्कुलर मसल्स की। This is the layer of circular muscles, and this is the layer of longitudinal muscles. And this is the layer of serosa, outermost layer. तो यहाँ पर 4 लेयर पाई जाती है। सबसे पहले म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस एंड लास्ट इज सिरोसा। ये यहाँ पर ल्यूमन होगा। दिस इज ल्यूमन एंड दिस इज आउटर साइड सिरोसा, ठीक है। सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर स्मूथ मसल्स। मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ कि सर्कुलर मसल्स and longitudinal muscles are smooth muscles. And these are responsible for peristaltic movement. ओके, अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब अगर हम स्टमक की वाल को देखें
उसका एक पीस काट कर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सपोज दैट okay, so these are gastric bits. These are what? Gastric bits. These are gastric bits. Okay. अब हम यहाँ पर एक गैस्ट्रिक पिट्स को बड़ा करके देखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक गैस्ट्रिक पिट को बड़ा करके देखते हैं। सपोज दिस इज, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस इज म्यूकस नेक सेल। This is oxantic cells. This one is oxantic cells. म्यूकस नेक सेल्स की अगर हम बात करें तो म्यूकस नेक सेल्स जो होती है वो म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करती है। अब आप बोलोगे कि सर म्यूकस का तो समझ में आता है, पर इस बाइकार्बोनेट का क्या रोल है? तो बेटा बाइकार्बोनेट का रोल कुछ भी नहीं है, जो क्योंकि खाना HCl के साथ मिलकर बहुत ही एसिडिक हो जाता है, उसकी pH लगभग 1.5 से 2 के बीच आ जाती है। तो उस खाने को थोड़ा न्यूट्रल में लाने के लिए, उसकी pH को थोड़ा न्यूट्रल में लाने के लिए यहाँ पर लिटिल अमाउंट में बाइकार्बोनेट भी सिक्रेट होते हैं ताकि वॉल डैमेज ना हो सके। तो दिस बोथ आर प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम एसिड, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल्स की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ऑक्जेंटिक सेल्स, इन्हीं को ही पेराइटल सेल्स भी बोला जाता है। इन्हीं को ही हम पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं। तो इनके दोनों नाम हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स और पेराइटल सेल्स। ये सिक्रेट करती हैं HCl और साथ ही साथ इंट्रिंसिक फैक्टर। This intrinsic factor will help in the uptake of vitamin B12. Okay, so it helps in uptake of vitamin B12। अगर विटामिन B12 का अपटेक नहीं हो पा रहा है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 will lead pernicious anemia।
farinaceous anemia. ओके, तो ऑक्जेंटिक सेल्स यहाँ पर HCl का भी सिक्रीशन कर रही है और इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रीशन कर रही है। ठीक, these are secrete HCl as well as intrinsic factor। इसके बाद बात करते हैं बेटा अगले सेल्स की, that is enterochromaffin like cells। Suppose that this is enterochromaffin like cells। This is enterochromaffin like cell। इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है ECL सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। ECL ये सिक्रेट करती है हिस्टामिन को, एंड दिस हिस्टामिन will help in the secretion of HCl। तो हिस्टामिन एंटी इन्फ्लामेटरी होने के साथ साथ HCl का भी सिक्रेशन करता है। साथ ही साथ बेटा हिस्टामिन एक और ग्लैंड दैट इज गैस्ट्रिन, एक और सेल्स को एक्टिवेट करता है जो कि सिक्रेट करती है गैस्ट्रिन, एंड दिस गैस्ट्रिन विल हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ HCl। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि HCl का रिलीज होना कितना इम्पोर्टेंट है। इतने सारे फैक्टर्स आर हेल्प टू रिलीज HCl। ओके, इसके बाद बात करते हैं हमारे यहाँ पर एक और सेल्स हैं दैट इज चीफ सेल्स। This chief cell will secrete pepsinogen, and this pepsinogen was converted in pepsin in the pH 1.5 to 2। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट की हेल्प होनी ज़रूरी है। अगर एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं है तो हमारा पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, एंड दिस पेप्सिनोजन विल फर्दर कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड एंड पेप्टोन। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा एक और सेल्स आप यहाँ पर ले सकते हो दैट इज गोबलेट सेल्स। हेल्प in mucus secretion।
Okay, student. So these are the glands and enzymes. इसके बाद अगर हम बात करें some other cells that is helps in digestion. अगर हम अगली हेडिंग डालें some other cells of gastric gland. सबसे पहले यहाँ पर आती है डी सेल्स. This D cell was secrete somatostatin. And this somatostatin was inhibit secretion of HCl. HCl के सिक्रेशन को ये इनहिबिट करती है. इसके बाद अगली सेल्स है जी सेल्स. ये जी सेल्स सिक्रेट करती है गैस्ट्रिन को, एंड दिस गैस्ट्रिन will help in the gastric acid secretion. ओके, तो ये गैस्ट्रिन किस में हेल्प करता है? गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन में हेल्प करता है. अब अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा पेराइटल सेल्स की, इफ यू टॉक अबाउट पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्सेंटिक सेल्स, ठीक, तो सपोज दैट this is over parietal cells. This is over parietal cells. अब इसमें हम बात करेंगे कि HCl का सिक्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है. HCl का सिक्रेशन होता कैसे है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बात करेंगे. तो यहाँ पर है हमारी स्टमक ल्यूमेन. जो कि सिक्रेट करेगी, मतलब जहाँ पर है HCl. तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले एक पंप होता है, दिस पंप. इसकी हेल्प से H+ आयन बाहर जाते हैं और K+ आयन अंदर आते हैं. इस प्रोसेस में एक ATP यूज आता है, that is convert into ADP plus inorganic phosphate. साथ ही साथ यहाँ पर एक और पंप होता है, so this is another pump. इसकी हेल्प से सोडियम अंदर आता है. अब क्योंकि सोडियम को हम अंदर ज़्यादा नहीं रख सकते सेल्स में,
इसलिए यहाँ पर एक और पंप वर्क करेगा जिसके थ्रू 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे। यहाँ पर एक और पंप होता है जिसके थ्रू क्लोरीन आयन अंदर आते हैं और एक और पंप है उसके थ्रू क्लोरीन आयन वापस बाहर चले जाते हैं। तो बेटा यहाँ से आया हमारा H+ और यहाँ से आया हमारा क्लोरीन आयन और इन दोनों ने मिलकर बनाया हमारा HCl। इसके अगर हम थोड़ा बेसल पार्ट में बात करें तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। दिस इज यहाँ पर एक को रिसेप्टर होगा, यहाँ पर हमारा एक को रिसेप्टर होगा। या इसको हम एक अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं। सपोज दैट दिस वन। अब अगर हम बात करें तो पैरासिम्पथेटिक नर्व रिलीज करती है एसिटाइल कोलिन। तो पैरासिम्पथेटिक नर्व ने रिलीज किया acetylcholine, and this acetylcholine was attached to that receptor. जैसे ये इस रिसेप्टर पर अटैच हुआ, सपोज दैट it will attach on this receptor, तो यहाँ से हमारा HCl का सिक्रेशन और बढ़ गया। साथ ही साथ ये एसिटाइलकोलिन this acetylcholine was also stimulate histamine, this one, and this histamine will attach to that receptor and HCl secretion will further increase। साथ ही साथ यहाँ पर G cells भी हैं। These G cells will secrete gastrin, and this gastrin will attach to this receptor and further HCl secretion was increased. Also this gastrin will act on ECL cells to produce histamine. Okay, so this is histamine and it produced by ECL cell. तो यहाँ पर सही से लिख देता हूँ that this is ECL cell, that is ECL की फुल फॉर्म हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, enterochromaffin like cells. So this is enterochromaffin like
cells. This is enterochromaffin like cells. ये secrete करती है histamine, and this histamine will work on this receptor, or this gastrin will also stimulate ECL cells to secrete histamine, जिससे कि HCl का सिक्रेशन और बढ़ सके. तो these 3 receptors are responsible for increase the HCl secretion. ओके, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ that these 3 receptors are responsible for increase the HCl secretion. ठीक, तो यहाँ तक की हमारी आज बात हुई. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? तो डाइजेशन is the conversion of complex macromolecules into simple micromolecules. अब डाइजेशन 2 टाइप का होता है. सबसे पहला इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड अनदर इज एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होगा, एक सेल्स होगी, उसके अंदर फूड जाएगा और लाइसोसोम के साथ अटैच होगा और उसका डाइजेशन शुरू होगा. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, एक सेल्स होती है, वो एंजाइम सिक्रीट करती है एंड उस एंजाइम के थ्रू कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. इसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड कैसे सलाइवा रिलीज़ करती है. इसके लिए हमने यहाँ पर देखा कि एक पैरासिम्पथेटिक नर्व होती है जिसको हम वेगल नर्व भी बोलते हैं, जो कि विज़न या फिर स्मेल के थ्रू एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करती है और इस एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स सलाइवरी ग्लैंड पर प्रेजेंट होते हैं जिससे सलाइवा रिलीज़ हो जाता है. इसके बाद हमने बात की ईसोफेगस की. तो ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है. ईसोफेगस के बाद हमारा खाना जाएगा स्टमक में. स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है. इसमें खाना लगभग 5 से 6 घंटे तक स्टोर रहता है. ये सारे पॉइंट आप खुद भी लिख सकते हो, है ना, मैंने यहाँ पर लिखे नहीं हैं, आप खुद भी इन पॉइंट्स को लिख सकते हो. स्टमक के बाद यहाँ पर यू शेप की ड्यूडेनम आती है. ड्यूडेनम के बाद हमारा खाना जाता है जेजुनम में और जेजुनम के बाद इलियम में. तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. अब अगर हम यहाँ पर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम. रेक्टम के बाद हमारा फूड जाता है एनस में और एनस से आउटसाइड डंप कर दिया जाता है. यहाँ पर हमने कुछ एक्सेसरी डक्ट भी पढ़ी थी, जैसे कि सलाइवरी डक्ट, इसके बाद लीवर, इसके बाद पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर. ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें बकल केविटी की, तो बकल केविटी में हमने सबसे पहले पढ़ा था टीथ के बारे में. हमारे अंदर 4 प्रकार के टीथ होते हैं. सबसे पहला कैनाइन, दूसरा मोलर, तीसरा प्री मोलर और चौथा इंसीजर. कैनाइन टीयरिंग में हेल्प करते हैं, मोलर और प्री मोलर ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, इंसीजर कटिंग में हेल्प करते हैं.
अगर हम बात करें इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट के अंदर 3 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। सबसे पहला मैंडिबल, दूसरा मैक्सिला और तीसरा लैब्रम। बर्ड्स के अंदर गिजार्ड पाया जाता है और स्नेल्स के अंदर रेड्यूला पाया जाता है। डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन बेटा मैकेनिकल भी होता है और केमिकल्स भी होता है। केमिकल्स की जगह अगर हम इसको बायोकेमिकल्स कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ बायोकेमिकल्स। ठीक है। उसके बाद हमने टंग के बारे में पढ़ा कि टंग फूड को और सलाइवा को मिक्स करवाने में हेल्प करता है। यहाँ पर 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है। पहला सबमैंडिबुलर, दूसरा पैरोटिड और तीसरा सबलिंगुअल। फूड अगर सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको बोलस बोलते हैं। और सलाइवरी अमाइलेज कंटेन करता है जो कि स्टार्च और ग्लूकोज के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक की अगर हम बात करें तो बेटा स्टमक में ईसोफेगस वाज ओपन इनटू स्टमक with the help of cardiac inspector. This cardiac inspector was named because the locations. Okay, locations की वजह से इसका नाम कार्डियक इंस्पेक्टर पड़ा है क्योंकि यहाँ पर हमारा हार्ट पाया जाता है इस एरिया में। उसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद हमने यहाँ पर लेयर्स की बात की थी कि यहाँ पर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा पाई जाती है। म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिलती है। इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। स्मूथ मसल्स होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में। इसके बाद हमने यहाँ पर सेल्स के बारे में बात की थी कि म्यूकस नेक सेल्स, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स और चीफ सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स। इनके सिक्रीशंस हमने यहाँ पर पूरे बात किए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था सम अदर ग्लैंड्स ऑफ गैस्ट्रिक, सम अदर सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, जहाँ पर डी सेल्स के बारे में हमने बात की, जी सेल्स के बारे में हमने बात की। इसके बाद हमने बात की पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स की। पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स में हमने यहाँ पर बताया कि एक चैनल होता है जिसके थ्रू हाइड्रोजन बाहर की तरफ शिफ्ट किए जाते हैं और पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक और चैनल के थ्रू सोडियम अंदर आता है। अब क्योंकि सोडियम अगर अंदर कंटिन्यू आता रहेगा तो वो सेल को डैमेज कर सकता है और हम सोडियम को ज़्यादा अंदर नहीं रख सकते सेल के अंदर, तो यहाँ पर सोडियम बाहर निकाल दिया जाता है और 2 पोटेशियम आयन अंदर लिए जाते हैं। इस चैनल के थ्रू कैल्शियम अंदर आया और इस चैनल के थ्रू कैल्शियम आयन वापस चला गया। इसके बाद यहाँ पर 3 रिसेप्टर्स हैं। ये तीनों रिसेप्टर भी HCl का सिक्रेशन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्व की तो उसने रिलीज़ किया एसिटाइलकोलिन एंड दिस एसिटाइलकोलिन विल वर्क ऑन दिस रिसेप्टर जिससे कि HCl का सिक्रेशन बढ़ गया। This acetylcholine will also work on enterochromaffin-like cells, and this enterochromaffin-like cells will release histamine, and this histamine will attach to this receptor. That's why HCl secretion will further increase. Here, G cells also helps in the increasement of HCl. G cells यहाँ पर सिक्रेट करती है गैस्ट्रिन जो कि इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और HCl का सिक्रेशन बढ़ाता है। This gastrin will also stimulate the ECL यानी कि enterochromaffin like cells to release histamine, and histamine will attach to this receptor to increase HCl। तो बेटा हमने यहाँ तक की आज बात की थी
इसके बाद के अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ विल डाइजेशन परफॉर्म। ओके स्टूडेंट, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।